कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मां और बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब, पहले हमारे पास एक फ़ोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वह बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर सी होने लगती है जैसे कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो गई है। वह बार बार यह जानने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वे वहां जाने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। आखिरकार मामला क्या है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग या जो भी वहां पर मौजूद होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप की कोई सुध नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर खुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, नहीं समझ में आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद में कहता है कि सेटलमेंट कर लो। यानी जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटे से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में से एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाई कोर्ट ने यह बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं। तो फिर इलाज होगा कैसे? अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को इस बात को लेकर तलब होता है, गुस्सा भी आता है और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या इस मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7 दिन बाद हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन यदि हम इस मामले को सौंपने में ही अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो 5 दिन में यह मामला सीबीआई को जाता है, यानी कि यह मामला सीबीआई को चला जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने यह जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी ली। वो कहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर जिसकी रेप के बाद में हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है। इसलिए मैं एक पेरेंट होने के नाते अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अभी पद से इस्तीफा दिया ही था कि राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। अब इनको ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है, तुरंत इसको अभी दूसरी जिम्मेदारी दे दी। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने तलब रवैया अपनाता है। वो 2 बात कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा यह है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेज दें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ था। यह जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। यहाँ 55 शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय राय। जैसा संजय राय 5 अगस्त 2024 को लिया जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता है। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को। जब निकलता है तो 8 अगस्त को वहां से वापस आ जाता है। जैसे ही यह बंदा वापस आता है तो बैठक हो रही थी सलुआ में। सलुआ यहाँ से लगभग करीब 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कोलकाता से, जहाँ पर इसका आवास होता है, घर होता है। और वह यह उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। वहां जाता है,
दोपहर का समय था। एक मरीज को लेकर दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहां से चला जाता है। रात 8 बजे करीब, ये 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है। या उस मरीज को जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा के आया था, उस मरीज से मिलने के लिए जाता है, उसका एक्सरे वगैरह या फिर उसको देखने के लिए कि उसके तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। दरअसल उसको देखकर जबकि उसके परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ से वह वापस चला जाता है। वापस जाता है तो लगभग रात के करीब 1 बज जाते हैं और 1 बजे अब वो इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए जाता है, उसकी मदद करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। आज उसका ऑपरेशन होने वाला था और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर घूमने लगता है। यह कहानी यह है जो संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को देखता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है। इस तरह की कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है जो दूसरी कहानी है। दरअसल आपको यह बताते चलें, जो संजय राय है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलंटियर है, जो दरअसल एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा होता है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है, यह पुलिस की तरह चलना, उसकी तरह बात करना, और यह वास्तव में एक बॉक्सर होता है। तो बॉक्सर जो फिटनेस इसकी बड़ी बड़ी ठीक ठाक सी होती है, तो इसको बड़ी संख्या में लोग यही समझते हैं और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके ताल्लुकात बताए जाते हैं। उनके साथ उठना बैठना था, इसलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में यह कहीं भी जा सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की इसमें हिम्मत नहीं होती है। एक कहानी जो संजय राय की चल रही होती है। दूसरी कहानी होती है 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर की, जो कि चेस्ट में मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है। इसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर। अब यह इनका रोज का नाइट शिफ्ट में ड्यूटी होती है इनकी। यह नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात 11 बजे के आसपास इन्होंने अपनी माँ और अपने पापा से बातचीत भी की। जैसा रोजमर्रे की तरह घर वालों की फिक्र होती है कि हमारी बेटी कहीं बाहर गई है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं थोड़ा राउंड अप ले लूँ, जाकर मरीजों को देख लूँ। मरीजों को देखने के बाद फिर आराम से बात करते हैं। कब 2 बज जाते हैं, उसके बाद वो अपने जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, इसलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर 4थी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल होता है, उसके अंदर जाती है और वहां पर वह आराम करने लगती है। अब यहाँ जाकर अपने लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का वाकया है। जब जाती है उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती है, उधर जो संजय राय होता है, संजय राय लगभग रात के करीब 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। वहां जाने के कुछ देर बाद इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा इसका जो सेमिनार हॉल है, उसी हॉल के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब यह अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है। 4:37 के आसपास यहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब तक यहाँ बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक एक कर्मचारी जो सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है, तो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से बुरी तरह लथपथ है। जैसे ही उसने लाश को देखा, उसे देखने के बाद चीखने लगता है और चीखता चिल्लाता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीख को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे थे वह भी देखते हैं और उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। अब शुरुआत में तो यह किसी को समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में जो डॉक्टरों की टीम भी पहुंच जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेज की कहीं इमेज खराब ना हो जाए, इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसलिए उन्होंने शायद जो लड़की थी, यानी कि जो लेडी डॉक्टर के माता पिता होते हैं, उनके पास जो सूचना पहुंचाई थी, तो पहले बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है। उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया। और तीसरी बार उसको बताया गया कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आ जाइए
और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी। नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देखकर किसी की भी आंखें, कोई भी शिहर जाएगा, कोई भी परेशान हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब माँ बाप ने पहले से ही थोड़ा डरे सहमे थे तो रो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उन पर रहा नहीं जाता। फिर इस जो लाश होती है इसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हॉस्पिटल में अब जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड बह रहा है, आंखों से भी खून बह रहा है, मुंह से भी, नाक से भी खून बह रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, आखिरकार किसने किया, क्या किया है, चेहरे हो या नाखून पर, नाखूनों में भी चोट के निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। राइट हाथ, सीधे जो हाथ था उसमें चोट लगी हुई थी, होठों पर चोट थी। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। आखिरकार किसने किया, क्यों किया? पुलिस के लिए सवालों के बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन जाती है कि देखते देखते यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो या हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहां देखो वहां पर इसी घटना की, ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी अवाक घटना की गई है। निर्भया 2.0 ये दूसरी घटना बिल्कुल वैसी पहले जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्या किया? जब पुलिस वालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी तो लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है। जो ब्लूटूथ मिलता है तो इससे हॉल के आसपास जो भी देखे जा रहे थे उन जो देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय है, जो संजय राय के ब्लूटूथ से वो मैच कर जाता है। अब ऐसी स्थिति में संजय राय ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े पहना हुआ था ही नहीं, यानी कि वो बदल चुका था। यहाँ से सीधा पहुंचता है पुलिस के बैरक में, जाकर वहां सो जाता है, आराम करता है। बताया जाता है कि शराब का आदी होता है और उस दिन भी शायद उसने शराब पी हुई थी। अब वो वहां जाकर आराम करता है, उसकी आंखें खुल जाती है तो उसे होश आता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी में सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसे बुलाया था तो उसने अपने जूते साफ नहीं कर पाया और जूते पर उसके एक महिला डॉक्टर के ब्लड लगा हुआ था। और जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में क्या हुआ है, अभी ये इस तरह से कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से, तो क्योंकि उसे ब्लू फिल्म यानी कि ऑन साइड देखने की भी बुरी आदत थी उसके मोबाइल में भी, और वैसे भी वो अलग अलग वक्त में देखा करता था। लेकिन पोर्न साइड में भी उन साइडों को देखा करता था, उन पोर्न को देखा करता था जिसमें विविध तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। ठीक उसने वैसा ही घिनौना और गंदा कृत्य किया जिसकी वजह से उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। साथ ही उसकी आंखों से और मुंह से खून आने की वजह बताई जाती है। जब इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की होगी तो उसका चेहरा जो है था, उसका जो सर था, उसने बहुत तेज दीवार में मारा। लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था जिसकी वजह से उसकी आंखों की जो चश्मा लगा था उसके शीशा टूट जाते हैं, जो कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है, यानी कि मुंह के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों और मुंह से ब्लड बह रहा था। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर्स ने बचने की तमाम कोशिशें की, छटपटाई होगी ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वो बॉक्सर होता है संजय राय, और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू की, उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी थी, उसके नाखून में भी चोट लगी थी, उसके पेट में भी चोट लगी थी, उसके लेफ्ट पैर में चोट लगी थी, और गर्दन, जैसे उसने लगातार गर्दन को दबा रहा था तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है, और राइट हैंड पर भी चोट लग जाती है, होंठों पर चोट लग जाती है, क्योंकि एक रिपोर्ट भी चल रही थी कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर उसके साथ बलात्कार किया, यानी कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, जब उसके यहाँ से बाद में चला जाता है, हालांकि शायद उसने सोचा होगा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ ब्लूटूथ, साथ ही उसके जूतों पर लगा हुआ खून
वो उसे वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था, जब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां की हुई थी। पहली शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, दूसरी शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, तीसरी शादी में भी बीवी छोड़ के चली जाती है। एक बीवी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब वो बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन यह बताया जाता है कि जिस तरह से यह गंदी साइटें, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्में देखने के बाद अपनी बीवियों के साथ भी वैसा ही हरकत करता था, इसलिए वह वहां से चली जाती थी। और जब आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की जाती है तो बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थी, यानी कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट किया करता था। और शायद इसलिए इसकी बहन के साथ भी इसके रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये भी इस तरीके की हरकतें करता रहता था। अब यह अपनी माँ के साथ में रह रहा था और बाहर और चाचा के घर में वो ऐसे रहता था जैसे कोई पुलिस वाला हो, यानी कोलकाता पुलिस में। हालांकि वह मानदेय के रूप में काम करता था, महज 1000 रुपये उसको मिलते थे और यह अपनी इस तरीके से जिंदगी जी रहा था। और यह हॉस्पिटल में आना जाना, यह भी जानकारी मिल रही कि मरीजों को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया करता था जिससे कि उनसे पैसे मिल सके, क्योंकि किसी को भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि उसको यहाँ पर इलाज मिल सके। ऐसी स्थिति में ये शायद दलाल का भी काम करता था और वहाँ पे ये पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत में पुलिस की इस मामले को लेकर भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारियों के संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से यह कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस तरह से सेटल करना चाह रहे थे यह समझ में नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति में जब इसकी पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी, सरकार की जो नियत है कि हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि आप 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन में इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दें। इस मामले की जांच जरूर होना चाहिए। अब पुलिस पर हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है, परिवार को भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात अगर हम सीबीआई की करें तो सीबीआई ने बहुत पहले बहुत सारे मामलों की जांच पड़ताल की है। अगर हम एक फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत के मामले की अगर जांच करें तो उनका मामला शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसा न जाने कितने मामले हैं, सीबीआई को जांच तो दी जाती है, सीबीआई पर बहुत मोटे तौर पर पैसे भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतना जल्दी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। यही मामला चल रहा है, पता नहीं पुलिस इस मामले की बढ़िया से जांच करके सही करती है कि नहीं करती है। क्या सीबीआई मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी? क्या यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? इसका भविष्य क्या होगा? क्या पुलिस पर भरोसा करें या सीबीआई पर भरोसा करें, समझ में नहीं आता है। या फिर साथ काम करने वालों पर भरोसा करें, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करें कि ना करें, किस पर भरोसा करें यह समझ में नहीं आता है। महिलाएं ना घर में सुरक्षित हैं ना बाहर काम करने जाती हैं तो वहाँ सुरक्षित हैं, जहाँ देखो वहाँ उन पर गिद्धों की जैसी नज़र बनी रहती है। लेकिन महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें यह लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें यह लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहाँ जाती हैं चारों तरफ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती हैं जब वो इस तरह से सचेत रहें, सतर्क रहें। शायद इस तरह इसलिए भी हम इन घटनाओं को आप तक लेके आते हैं ताकि आप इन घटनाओं से सबक लेकर सचेत रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कभी भी किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को भी परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।